हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई टीच। तो हमने अभी तक प्रियम्बल के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो प्रियम्बल के पहले लेक्चर में हमने प्रियम्बल के टेक्स्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स और कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस किया है। तो आज हम इन्हीं कीवर्ड्स को और आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा नेक्स्ट जो है कीवर्ड वो है रिपब्लिक। सो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक। सो मोनार्की क्या होता है? तो मोनार्की में यूजुअली किंग और क्वीन हेड होते हैं। मींस हेड ऑफ द स्टेट क्या होते हैं? किंग और क्वीन। और वो क्या करते हैं? हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं। मींस उनको वंशानुगत पोजीशन मिलती है जो उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलती है और उनको उनका ये ऑफिस उत्तराधिकार यानी सक्सेशन के थ्रू मिलता है। मींस ये हो गई मोनार्की जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट किंग और क्वीन हुआ और ये उसके हेरिडिटरी पोजीशन होते हैं और को ये सक्सेशन के थ्रू मिलता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक स्टेट में हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, जैसे कि यूएसए में। सो इसलिए द टर्म रिपब्लिक जो है वो क्या है, हमारे प्रियम्बल में इंडिकेट करता है दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड हेड है और हमने इंडिया में रिपब्लिक कैरेक्टर को फॉलो किया है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियन प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमने रिपब्लिक टर्म यूज किया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा हेड इलेक्टेड है और हमारा इलेक्टेड हेड कौन है? प्रेसिडेंट। सो वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है और एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, यानी कि 5 साल का फिक्स पीरियड है हमारे प्रेसिडेंट का, जिसके लिए वो इलेक्ट किया जाता है। रिपब्लिक का मतलब दो और चीजों से जुड़ा हुआ है। पहली चीज ये है कि रिपब्लिक में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है, यानी कि राजनीतिक संप्रभुता, और वो किस में होती है? लोगों में। सो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि मोनार्की में होता है किंग्स के पास। और दूसरी चीज इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। इसलिए सभी पब्लिक ऑफिसेस सबके लिए, हर सिटीजन के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के खुले हुए हैं। इसका मतलब हो गया कि रिपब्लिक बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, रिपब्लिक में हेड हमेशा इलेक्टेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा, फिक्स्ड पीरियड होता है। तीसरा, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है। और चौथा, इट इज ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है जस्टिस, यानी कि न्याय। प्रियम्बल में जस्टिस का मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस से है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सो और इन जस्टिस को, इस न्याय को किसके थ्रू शामिल किया गया है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के डिफरेंट एंड वेरियस प्रोविजंस के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस, यानी कि सबके लिए समान व्यवहार बिना किसी डिस्टिंक्शंस के। और वो किसके बेसिस पे डिस्टिंक्शन? जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स या इसके अलावा कोई भी डिस्टिंक्शंस। इसका मतलब ये भी होता है कि सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को सोसाइटी के कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलता है, सबको एक समान ट्रीट किया जाता है। और इसमें और क्या हो सकता है? इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस लाइक एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज एंड ऑल्सो विमेन। जस्टिस में दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक जस्टिस का, यानी कि आर्थिक न्याय। ये क्या बताता है? इसका मतलब है कि आर्थिक
तत्वों के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार न करना, भेदभाव नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, इन इनइक्वालिटीज के बेसिस पे किसी को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ऑल्सो अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। और नेक्स्ट फैक्टर इसमें है पॉलिटिकल जस्टिस। वो क्या इंप्लाई करता है? दैट ऑल सिटीजन्स should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government. So the ideal of justice क्या हुआ? Social, economic and political justice. ये तीनों मिलके ideal justice बनाते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट इज लिबर्टी। सो लिबर्टी आइडियल्स कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 टू 1799 तक चला था। सो टर्म लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दी गई है और ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है। और किसी भी वायलेशन की सिचुएशन में ये कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है और इन केस ऑफ वायलेशन इट इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लिबर्टी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिबर्टी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। इसका मतलब है कि it is enjoyed within the limitations mentioned in the constitution itself। यानी कि ये तब तक आप enjoy कर सकते हैं जब तक कि ये दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। It means liberty is not absolute but qualified। नेक्स्ट टर्म इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मींस सभी इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समान अधिकार मिलना, ये है इक्वालिटी। तो प्रीएम्बल क्या करता है? प्रीएम्बल ने इंडियन सिटीजन्स को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी गई है और इसके 3 डायमेंशन है, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Article 17 is related to abolition of untouchability and Article 18 is the abolition of titles। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव करने के लिए 2 प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन क्या कहता है? That no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on the ground of religion, race, caste और sex। Means Article 325 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को इन बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और दूसरा क्या है? दूसरा कहता है इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 326 इससे रिलेटेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी अंडर आर्टिकल 39 मेन और वुमेन के लिए इक्वल राइट्स का प्रोविजन है। मीन्स आर्टिकल 39 कहता है राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मेन एंड विमेन। सो इसके अलावा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है, जो कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी की फीलिंग को सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू प्रमोट की गई है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज का भी क्या बताता है? दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द
citizen of India. According to preamble, fraternity क्या बताता है? That dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ये दो चीजें fraternity से जुड़ी हुई हैं. Integrity ये जो word है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रीएम्बल में ऐड किया था. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल का प्रस्तावना का महत्व क्या है. तो संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है. जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल को तैयार किया था. उनके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना लिया गया था. प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके घटकों में है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को दिखाता है, यानी कि भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों से संविधान के उद्देश्यों को दिखाया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज है जिसपे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, यानी कि पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज, इन्हीं चीजों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. प्रीएम्बल में ग्रैंड एंड नोबल विजन भी शामिल किए गए हैं, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? ड्रीम्स और एस्पिरेशन हमारे फाउंडिंग फादर्स के. सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. अकॉर्डिंग टू हिम, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग. इसी तरह के मुंशी का भी कहना है कि प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक दूसरे मेंबर थे पंडित ठाकुर दास भार्गव. अकॉर्डिंग टू हिम, प्रीएम्बल क्या है? मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, उसकी आत्मा है. इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके हिसाब से इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सर अर्नेस्ट बार्कर, जो कि डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द ओपनिंग ऑफ अ पॉपुलर बुक. ही डिस्क्राइब्ड प्रीएम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एम हिदायतुल्लाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा? दैट प्रीएम्बल रिजेंबल्स the Declaration of Independence of the United States of America but is more than a declaration. यानी कि ये डिक्लेरेशन से बहुत ज्यादा है. इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है. इस पे बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज होती रही हैं. सो इन 1916 सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबरी यूनियन केस में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रीएम्बल उनका एक जनरल पर्पस दिखाता है कि वो प्रोविजंस क्यों डाले गए हैं. फर्दर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी आर्टिकल में कोई एम्बिग्विटी है, कोई डाउट है, तो उसके असिस्टेंस के लिए, उसके इंटरप्रिटेशंस के लिए भी हमें प्रीएम्बल को देखना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं. इसके अलावा कॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मींस बेरुबरी यूनियन 1960 के केस में कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 में एक लैंडमार्क केस में, केशवानंदा भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस रूलिंग को, जिसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें कहा गया कि ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको इसके इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें कि नोबल विजन हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का दिखाई दे। फर्दर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर करंट ओपिनियन की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसे हमारे फाउंडिंग फादर्स के ओपिनियन के कॉन्सोनेंस में पढ़ा जाना चाहिए कि उनका इसके लिए क्या व्यू था। लेकिन ये दो बातें यहाँ पर हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। और दूसरा क्या है? दूसरा है ये नॉन जस्टिशिएबल है, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बार ये सवाल तब उठा था 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि क्या अंडर आर्टिकल 368 इसे अमेंड किया जा सकता है या नहीं। इसमें आर्ग्यूमेंट ये था कि क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इसलिए अमेंड इसे नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन पिटिशनर का कहना यह था कि आर्टिकल 368 के अंदर उन चीजों को अमेंड नहीं किया जा सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि प्रियम्बल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बेरूबरी यूनियन 1960 केस के अगेंस्ट था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 73 में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया और ये कहा कि इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उस पे एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि अमेंडमेंट के द्वारा किसी बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। अब तक प्रियम्बल को सिर्फ एक बार 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड किया गया है, जिसमें कि प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड किए गए थे और जो अब तक वैलिड है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।